हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास। ये क्लास रहेगी भक्ति काल पे और ये सूफी काव्यधारा पर। इसके पहले सूफी काव्यधारा पर एक क्लास हो चुकी है, तो इसी क्लास में आज हम लोग सूफी काव्यधारा को पढ़ के समाप्त भी करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे सब नए पैटर्न के आधारित है। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम सूफी काव्य रचना के संदर्भ में विभिन्न मत। हंसावली की रचना काल क्या है? 1370 ईस्वी। ये असाइयत कृत है। इसको किसने लिखा? तो हंसावली को असाइयत ने लिखा है। मोतीलाल मिनारिया तथा गणपति चंद्रगुप्त इसे सूफी काव्य की प्रथम रचना मानते हैं। किस रचना को? तो हंसावली। गणपति और मोतीलाल मिनारिया हंसावली को प्रथम रचना मानते हैं सूफी की। चंद्रायन, अब इसका रचना काल क्या है? तो 1779। रचना काल क्या है? तो 1779 इसका रचना काल है। ये किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है। और राम कुमार वर्मा इसे सूफी काव्य की प्रथम रचना मानते हैं। राम कुमार वर्मा सूफी काव्य की प्रथम रचना किसको मानते हैं? तो चंद्रायन को। और इसका रचना काल क्या है? तो 1379 इसका रचना काल है। तीसरी रचना देखते हैं, सत्यवती कथा। इसका रचना काल 1500 है, जबकि सर्वमान्य इसका रचना काल 1501 माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सूफी काव्य की प्रथम रचना मानते हैं। सत्यवती को सूफी काव्य की प्रथम रचना कौन मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। मृगवती जो 1503 ईस्वी में है, और इसके रचनाकार कौन है? तो कुतुबन ने मृगवती लिखी है। और शुक्ल जी इसे सूफी काव्य की प्रथम रचना मानते हैं। इसका रचनाकाल 1501 शुक्ल जी मानते हैं, जबकि इसका सर्वमान्य होता है 503 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी को। इनका जन्म रामस्वरूप चतुर्वेदी कब मानते हैं? तो 1592। और बच्चन सिंह के अनुसार 1464 ईस्वी। जन्म स्थान जाय समेठी। जैसी का जन्म सर्वमान्य क्या है? 1492 ईस्वी। क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे बन रहे हैं कि जैसी का जन्म रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार क्या है या बच्चन सिंह के अनुसार क्या है, तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, घरनामा, महरी वायसी, मशलनामा। आगे बढ़ते हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं। चंपावत, मटकावत, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। इसे चित्रावत हो गया, नैनावत हो गया, मोराई नामा, ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखते हैं कि रचना जो चित्रलेखा है उसके क्या वर्ण विषय है। चित्रलेखा विशुद्ध प्रेम प्रधान साहित्यिक रचना है। इसमें सूफी भावना का अभाव है। आखिरी कलाम सूफी सिद्धांतों से संबंधित रचना है। जो इनकी आखिरी कलाम रचना है किससे? सूफी सिद्धांतों से संबंधित रचना है। और जो चित्रलेखा इसमें सूफी भावना का अभाव पाया जाता है। इसमें भूकंप जलजला का उल्लेख है। इस रचना में जैसी ने मुगल बादशाह बाबर का नाम उल्लेख किया कि इस रचना में, तो आखिरी कलाम जो इनकी रचना है इसमें भूकंप और मुगल बादशाह बाबर का भी नाम उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में देखते हैं। अब इनकी तीसरी रचना कौन सी है? जैसे की, तो पद्मावत। इसमें क्या है? नायक राजकुमार है। अब इनकी तीसरी रचना देखते हैं, पद्मावत। इसमें इसका नायक कौन है? तो रत्नसेन है। और नायिका कौन है? तो नायिका पद्मावती है और वो सिंघल देश की रानी है। इसमें सर कितने हैं? तो 57। नागमती वियोग खंड कौन सा खंड है? तो 30वां। नागमती सती खंड कौन सा है? तो 57वां। मसनवी पद्धति पर लिखी गई पद्मावत मसनवी पद्धति पर लिखी गई रचना है। विप्रलम्ब श्रृंगारी काव्य, जिसमें विरह के 4 रूपों का वर्णन है। पूर्वानुराग, मान, प्रवास गमन तथा कारुणिक स्थिति का विरह, 12 मासा का वर्णन इसी रचना में मिलता है। और शुक्ल जी ने क्या कहा है? नागमती शुक्ल जी का कथन क्या है? पद्मावत की कथा शुक्ल जी कहते हैं कि पद्मावत की कथा अनुभूति प्रधान है। तथा इसको क्या बोलते हैं?
कि हिंदी की अनुपम निधि है। पद्मावत को किसने हिंदी की अनुपम निधि किसने कहा था? पद्मावत को तो किसने कहा था? तो शुक्ल जी ने। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किया है और इसकी शुरुआत आषाढ़ से माना है। 12 मासा का वर्णन किया है, लेकिन इसका शुरुआत किससे माना है? तो आषाढ़ से माना है। आषाढ़ महीने से इसकी शुरुआत माना है। इसका पद्मावत का अंगिरस क्या है? पद्मावत का अंगिरस क्या है? तो श्रृंगार रस है। जैसी का प्रिय छंद कौन सा है? तो प्रिय अलंकार कौन सा है? प्रिय अलंकार कौन सा है जैसी का? तो हेतु प्रेच्छा अलंकार है और इसमें 7 अर्धालियों पर एक दोहा है। इसमें क्या है? पद्मावत में 7 अर्धालियों पर एक दोहा है। अब आगे देखते हैं। इसका प्रथम खंड क्या है? स्तुति खंड है। प्रथम खंड क्या है? पद्मावत का प्रथम खंड क्या है? तो स्तुति खंड है। क्या है? स्तुति खंड है। 16वां खंड कौन सा है? तो सिंघल द्वीप खंड। 16वां कौन सा खंड है? तो सिंघल द्वीप खंड है। 16वां सिंघल द्वीप खंड है। और इसी रचना में गोरा बादल आदर्श वीर भी है। क्या है? गोरा बादल क्या इसमें है? आदर्श वीर है। किसमें? तो पद्मावत में। और जैसी का पद्मावत का मूल ढांचा कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? स्वयंभू की जो कृत क्या है? पौंचर्यो। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखते हैं इनका प्रतीक। कौन किसको क्या माना है? चित्तौड़ को क्या माना गया है? चित्तौड़ को तन माना गया है। रत्नसेन को मन, हीरामन तोता को गुरु पीर, सिंघलदीप को हृदय, पद्मिनी को सहज बुद्धि, नागमती को दुनिया धंधा, राघव चेतन को शैतान। आगे देखते हैं। इस ग्रंथ का आरंभ शाही वक्त शेरशाह सूरी की प्रशंसा में की गई है। पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो आलो उजाला ने। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने क्या है? विजय नारायण देव शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा है। इसका प्रथम भाग काल्पनिक तथा दूसरा भाग इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा ठेठ अवधी है। आगे देखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार मुसलमान होकर हिंदू शौर्य की गाथा दिल्ली सुल्तान के विरुद्ध एक नाजुक प्रसंग है, पर जैसी पद्मावत के चित्रण में एकदम खरे उतरते हैं। कथन किसका है? तो चतुर्वेदी जी का है। शुक्ल जी का क्या है? नागमती के इस विरह खंड में जैसी ने यद्यपि कहीं ऊहात्मक पद्धति का सहारा लिया है, फिर भी उसमें गांभीर्य बना हुआ है। दूसरी का देखते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग है। इसके लिए उसने 2 प्रयुक्तियां अपनाई। आगे देखते हैं।
बच्चन सिंह के अनुसार जैसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं पूरी मनुष्य जाति का है। वे व्यक्ति साधना वाले बैरागी नहीं हैं, वे समाज में प्रेम की आग जगाना चाहते हैं। दूसरा कथन है अखरोट के विषय में 12 खड़ी प्रणाली पर रचित है। अक्षर ज्ञान से संबंधित इस रचना का वर्ण्य विषय आध्यात्मिक विचारधारा से संबंधित है। इसमें सूफी मत और वेदना का सुंदर समन्वय, इसमें साहित्य वक्त का उल्लेख नहीं, इसमें साहित्य का उल्लेख नहीं है, साहित्य का उल्लेख इसमें नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं काशी साहब की रचना। इनकी कौन सा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बाराबंकी दरियाबाद के ये निवासी थे। हंस जवाहिर इनकी महत्वपूर्ण रचना है कासिम शाह की, जिसमें राजा हंस तथा रानी जवाहिर की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। हंस जवाहिर में साहित्य के रूप में लिखी गई पंक्ति मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानों। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुतुबन के विषय में। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राजाश्रित कवि थे। किसके, हुसैन शाह के। मृगावती इनकी प्रमुख रचना है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1501 की रचना मानी है और डॉक्टर गणपति गुप्त एवं नगेंद्र ने इसे 1503 की रचना मानी है। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार तथा कंचनपुर की राजकुमारी रूपमुरारी की पुत्री मृगावती की प्रेम गाथा का वर्णन तथा चौपाई दोहा में किया हुआ है। प्रश्न ऐसी बन सकता है कि जो मृगावती है, मृगावती में उनके पिता का क्या नाम है, तो उनके पिता का नाम क्या है, रूप मुरारी। और इसमें जो नायक है उनकी जो नायक है वो कहाँ के राजा है मृगावती के, तो चंद्रनगर के राजा है। और इसमें जो नायक है उनके पिता का क्या नाम है, तो गणपति देव है। मृगावती की जो नायक है, नायक के पिता का क्या नाम है, तो गणपति देव है। और उसकी नायिका है मृगावती, और मृगावती के पिता का क्या नाम है, तो रूप मुरारी। वो कहाँ के राजा थे, तो कंचनपुर के राजा थे। आगे देखते हैं। लखन सेन, अब दूसरी रचना देखते हैं हम लोग। लखन सेन पद्मावती कथा तथा लक्ष्य किसका है, लखन सेन किसकी रचना है, दूसरी रचना आ गई है, देखते हैं लखन सेन को। लखन सेन पद्मावती कथा, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, लखन सेन पद्मावती कथा इनकी प्रमुख रचना है। जो 2 बार हो गया है। इस कृति में उन्होंने राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती की कथा राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त किया है। इस कृति को वीर काव्य भी कहा जाता है। किस रचना को वीर काव्य कहा जाता है, तो लखन सेन पद्मावती कथा को। ये रचना दामोदर दास की है। आगे देखते हैं। दूसरी रचना कौन सी है, शेख नबी। ये मऊ, उनका जन्मस्थली मऊ है, मऊ के निवासी हैं। ज्ञानदीप इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ज्ञानदीप के नायक तथा ज्ञानदीप नायिका देवयानी की प्रेम गाथा। देवयानी किस रचना की नायिका है, तो ज्ञानदीप की। शेख नबी किसके समकालीन थे, जहांगीर के। आचार्य शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। किससे, तो शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा को समाप्त समझनी चाहिए। शेख नबी किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नूर मोहम्मद शाह। इंद्रावती व अनुराग बासु इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नूर मोहम्मद जौनपुर व आजमगढ़ की सीमा पर बसे गांव सबहरद के निवासी हैं। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर तथा आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम गाथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती को सूफी पद्धति की अंतिम रचना माना। किसको माना है, तो इंद्रावती को सूफी पद्धति की अंतिम रचना किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। अनुराग बासु में इन्होंने फारसी अक्षरों का प्रयोग किया है। किसका, अनुराग बासु में तो फारसी अक्षरों का प्रयोग किया है। अन्य सूफी रचनाओं की तुलना में इसकी भाषा अधिक संस्कृत गर्भित है। किसमें, अनुराग बासु में। देखते हैं आगे बढ़ के। अनुराग बासु में इन्होंने फारसी अक्षरों का प्रयोग किया है। इस कृति का विषय तत्व ज्ञान है। क्या है, तो तत्व ज्ञान है। अनुराग बासु को एलेगरी या रूपक काव्य माना जाता है। किस रचना को एलेगरी या रूपक काव्य माना जाता है, तो अनुराग बासु को।
चौपाइयों के बीच में बरवे रखे गए हैं। नूर मोहम्मद को अनुराग बासुरी कृति के कारूपालम में भी सहना पड़ा कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों करते हो। अब देखते हैं मध्यम कवि के विषय में। मधुमालती इनकी प्रसिद्ध रचना है। मधुमालती इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव पाया जाता है। ये सूफी काव्य में पहली रचना जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव पाया जाता है। मधुमालती में नायक मनोहर तथा नायिका मधुमालती की प्रेम कथा है के समानांतर प्रेमा तथा ताराचंद्र की भी प्रेम कथा मिलती है। प्रेमा और ताराचंद्र की भी प्रेम कथा मिलती है। दक्षिणी कवि नुसरती ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क नामक एक प्रेम कथा लिखी थी। किसने लिखी थी? तो दक्षिणी कवि नुसरती ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क नामक एक कथा भी लिखी है। बनारसीदास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्थकथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र किया है। मंजन ने मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी मानी है। उस समय सिंहासन पर कौन था? तो शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूरी गद्दी पर बैठे हुए थे। मंजन को शेख मोहम्मद गौस का शिष्य माना जाता है। किसको? मोहम्मद शेख गौस का इनको शिष्य माना जाता है। किसको? तो मंजन कवि को। अब देखते हैं दूसरी रचना सूफी काव्य में ईश्वरदास की कौन सी रचना है? इनकी महत्वपूर्ण रचना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सत्यवती कथा में राजकुमार ऋतुवर्ण तथा राजकुमारी सत्यवती की प्रेम गाथा का वर्णन है। इस कृति में नायक नायिका के हिसाब से कोढ़ी हो जाना। किस रचना में नायक नायिका के हिसाब से कोढ़ी हो जाता है नायक? तो ईश्वर दास की एक रचना है सत्यवती। उसमें ये महत्वपूर्ण लाइन इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बनता है कि किस सूफी काव्य में नायक नायिका के हिसाब से कोढ़ी बन जाता है? तो सत्यवती में। विवाह उपरांत ही उसे मुक्ति भी मिल जाती है। शुक्ल जी से इस रचना को भक्तिकाल की किसी भी धारा में स्थान नहीं देना उचित समझा क्योंकि इसमें सूफी मत का आरोपण नहीं हो पाया। ईश्वर दास एक सगुणोपासक भक्त थे। अब देखते हैं गणपति। माधव नल कामकंदला इनकी महत्वपूर्ण रचना किसकी? तो गणपति की। इस गीत में माधव एवं नित्यांगना कामकंदला के प्रेम का वर्णन है। राजस्थानी भाषा में रचित इस रचना में केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। किस रचना में? तो माधवनल कामकंदला में जो गणपति चंद्र की रचना है इसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरे कवि को, उस्मान कवि। देख लेते हैं कुछ लाभ ने भी राजस्थानी भाषा में माधवनल कामकंदला चौपाई शीर्षक से एक सूफी काव्य भी लिखा इन्होंने। माधवानल कामकंदला एक और रचना है और उसके रचनाकार कौन है? तो कुशल लाभ है। इन्होंने अपनी रचना को चौपाई छंद में लिखा है। और दूसरी जो रचना है माधवनल कामकंदला आलम कवि ने भी लिखी है। इन चार रचनाएं लिखी गई है माधवनल कामकंदला। अब देखते हैं उस्मान के विषय में। जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। वे गाजीपुर के निवासी थे। चित्रावली उनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख सूफी रचना जिसमें सुजान व चित्रावली की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? तो उस्मान का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम मान भी था। क्या नाम था? तो मान था। ये जहांगीर के समकालीन थे और चित्रावली में शाहजहाँ की प्रशंसा भी की है। इनकी जो रचना चित्रावली है इसमें शाहजहाँ की प्रशंसा की। और समकालीन किसके थे? तो जहांगीर के। आगे देखते हैं जान कवि। इनका मूल नाम नियामत खां था, उपनाम जान कवि है। इन्हें सर्वाधिक सूफी काव्य लिखने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने फारसी की लैला मजनू की तर्ज पर लैला मजनू ग्रंथ भी लिखा है। कनकावती, कामलता, मधुर मालती, रत्नावली तथा छीता इनकी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कनकावती, कमलता, अब देखते हैं पुहुप, वारिशा, नल दमयंती, गाथा लैला मजनू, रूपमंजरी, कथा मोहिनी, रतन मंजरी, कौतूहली, कामरानी, पीत मदान, बुद्धि सागर इत्यादि भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रूपमंजरी में इन्होंने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। दूसरी रचना देखते हैं अन्य सूफी रचनाएं तथा उनकी विशेषताएं। प्रेम विलास प्रेमलता, जैन श्राव का जटमल। विशेषता नायक नायिका का गुप्त विवाह तथा अंत में वैराग्य। रचना का आरंभ जैनाय नमः से हुआ है। प्रेम विलास प्रेमलता किसकी रचना है? तो
जैन श्रावक या जटमल का। विशेषता क्या इसमें है? रचनाकारम जनाय नमन से हुआ है। नायक नायिका का गुप्त विवाह तथा अंत में वैराग्य है इसमें। रसरतन फूकर ये अकबर के दरबारी कवि थे। राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का वर्णन इसकी भाषा अवधि है। किसकी? रसरतन की। चिताई वाटा इसमें अलाउद्दीन खिलजी के राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन पात्र भी हैं। यह पद्मावत से प्रभावित है। नारायण दास, इसकी रचना कौन है? चिताई वार्ता के तो नारायण दास हैं। देवगिरी के राजा रामदेव यादव की पुत्री चिताई तथा ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार की प्रेम गाथा है। नल दमयंती नरपति व्यास की है। नल दमयंती की कथा है। नल चरित्र मुकुंद सिंह की है। नल दमयंती की कथा पर आधारित है। नल दमयंती चरित्र सेवाराम नल दमयंती कथा पर आधारित है। प्रेम दर्पण नसीर की है। प्रेम कथा पर। सूफी कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं, जैसे ओ मन जाने कवि तस्कीन्हा जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम। इन पंक्तियों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितनी पंक्तियां से महत्वपूर्ण इसको आप लोग अच्छे से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण सूफी काव्य व उनके नायक नायिका कौन कौन हैं। चंदन के लोरिक लोर का तथा चंदा, ज्ञानदीप में ज्ञानदीप और देवजानी, चित्रौली में सुजान चित्रौली, रस रतन सुमरंभा, सत्यवती कथा में ऋतुपर्व सत्यवती, मृगावती में राजकुमार मृगावती, पद्मावत रत्नेश्वर पद्मावती एवं नागमती, मधुमालती में मनोहर और मधुमालती तथा ताराचंद्र एवं प्रेमा। माधव अनल कामकंत्र में माधव और कामकंत्र, इंद्रावती में राजकुमार व इंद्रावती, हंस जवाहिर में राजा हंस व रानी जवाहिर, रखन से पद्मावती कथा में राजा लक्ष्मण सिंह पद्मावती, हंसावली में पाटल की राजकुमारी हंसावली, कामलता राज रसालो कामलता, चिताई वता राज रामदेव की पुत्री चिताई का ढोल समुद्र की राजकुमार। आज हम लोगों ने पढ़ के आज सूफी काव्य को समाप्त कर लिया। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।